आप सभी लोगों को साल 2025 जो कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है उस साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। साल 2025 नई हुकूमत के लिए कैसा साल होगा? मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट हूं और जो कुछ समझ में आ रहा है और जो हालात बन रहे हैं उन हालात को देखते हुए आने वाला एक साल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के लिए कैसा होगा, आइए इसका आकलन करते हैं। अक्टूबर 16, 2024 जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 42 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर चुनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत थोड़े वक्त में हिमायती भी मिल गए और उन हिमायतियों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बगावत करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जीत गए। अब हुकूमत बनने के बाद पहला वादा था 12 सिलेंडर का, 200 यूनिट बिजली और सबसे अहम वादा है होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं। उन तमाम वादों पर फिलहाल मुकम्मल तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खामोशी इख्तियार की हुई है और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल बात भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग अलग अपने ट्विटर हैंडल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बात लोगों तक पहुंचाई है, अखबारों के जरिए भी कि जनाब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स मरकजी सरकार ने बनाने हैं, वो बन के जब आएंगे तो उसके बाद तय होगा कि हमें क्या करना है। हमें वो काम नहीं करने देते, इसलिए हमको परेशानी हो रही है, ये बात वो कह रहे हैं। हालांकि बाद में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाने हैं, वो हम बनाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे, मोहर लगेगी, बात आगे बढ़ेगी। मगर अब साल 2025 कैसा रहेगा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए? इस साल 2025 का सबसे बड़ा चैलेंज उमर अब्दुल्ला के लिए रिजर्वेशन का मामला है। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में ट्विटर स्पेसेस से निकलकर, सोशल मीडिया की स्पेस से निकलकर अब मस्जिदों के मेंबरों तक और खानकाहों तक पहुंच चुका है। इस पर कश्मीर में उन मजहबी जगहों पर बात होनी शुरू हो गई है जिन जगहों पर बात होने का मतलब यह है कि यह मामला जब तूल पकड़ेगा तो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। दूसरी बड़ी परेशानी उमर अब्दुल्ला के लिए यह है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे और कैसे 200 यूनिट बिजली मुफ्त जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे, यह दूसरा बड़ा चैलेंज। तीसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए 12 गैस सिलेंडर हैं जो उन्होंने वादा किया है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उसके बाद होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे वादे हैं जिन वादों में एक बड़ा अहम वादा यह है कि वेरिफिकेशन के मामले में जो रवैया सीआईडी डिपार्टमेंट का और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन का रहा है, उस रवैये को बदलने की बात उमर अब्दुल्ला ने की है। आतंकवाद में लिप्त जो लोग हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी मुलाजमत में आते हैं, उनको लेकर सरकार की वाज़ेह पॉलिसी है कि अगर आपके पिताजी, आपका भाई, आपका रिश्तेदार कोई भी दहशतगर्दी में शामिल मिला तो आपके लिए सरकारी मुलाजमत का रास्ता जरा मुश्किल हो जाएगा। कईयों के लिए तो बंद भी हो गया। तो इसे पलटने का काम उमर अब्दुल्ला कैसे करेंगे? पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक करने की बात उमर अब्दुल्ला ने की है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्होंने बात की है। ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेकर उन्होंने बात की है। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कैसे कमजोर किया जा सकता है, जो असरात जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जम्मू कश्मीर पर पड़े हैं, उन असरात को कैसे कम किया जा सकता है, उस पर काम करने की बात उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में की है। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह बात भी की है कि हम पूरी कोशिश करेंगे शद्दोमद के साथ कि आर्टिकल 370 और 35A इसे दोबारा से जम्मू कश्मीर में लागू करवाया जा सके। लंबी फहरिस्त है वादों की जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में की थी। अब इस एक साल के वक्फे में इनको ये तमाम वादों पर ये खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, इस पर तमाम लोगों की नजर रहेगी। और इतनी परेशानी उमर अब्दुल्ला को बाहर से नहीं है जितनी परेशानी उमर अब्दुल्ला को अंदर से है। आगा सईद रूहुल्लाह ने उनके घर के बाहर पहुंचकर
वहां पर खड़े होकर माइक पर जो तकरीर की, उससे उन्होंने उमर अब्दुल्ला को यह बावर कराया कि अगर आपने किसी भी वक्त पलटने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, तो मैं तो रिजर्वेशन के मामले पर आपके दरवाजे पर खड़ा हूं। कल अगर ऐसा कोई भी आपने फैसला किया तो उसके सियासी नताइज कुछ भी हो सकते हैं। ये मैसेज डिलीवर करने की उन्होंने कोशिश की। ये मैं नहीं, बल्कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के कुछ बड़े अहम लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चूंकि जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि अब सीआईडी का विभाग जो है वो उमर अब्दुल्ला के पास नहीं है। अब एडीजीपी सीआईडी उमर अब्दुल्ला को रिपोर्ट नहीं करते, इसलिए उमर अब्दुल्ला को नहीं मालूम कि जिस दिन आगा सईद रूहुल्लाह उनके घर के बाहर खड़े हुए, शाम को कितने लोगों ने आगा सईद रूहुल्लाह को फोन करके उनको मुबारकबाद भी दी और यह कहा कि अगर वाकई जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें कोई तब्दीली हुई तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जब वक्त आएगा तब खड़े होंगे कि नहीं होंगे, या कहीं यह ना हो कि आगा सईद रूहुल्लाह के साथ वही हो जो गुलाम नबी आजाद के साथ मरकज में हुआ कि 21 ने कहा कि आप चलिए हम साथ आएंगे, वो निकले, तो 20 ने कहा कि हम वापस वहीं जाएंगे जहां हम थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि पार्टी को एक साथ रखना। और आपको याद होगा मैंने आज से लगभग 4 महीना पहले एक वीडियो किया और उसके बाद हुकूमत बनने के फौरन बाद एक और मैंने वीडियो किया। उसमें मैंने आपको कहा कि ये यूफोरिया स्टेज है। पहले आपने वीडियोस देखे, जबरदस्त आपने नौजवानों को डांस करते हुए देखा, जून हो वीडियो वायरल हुई, वो भी आपने देखी। और आपने देखा कि नौजवानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के लिए जिस तंदही के साथ काम किया, यकीन मानिए शायद जम्मू कश्मीर की तारीख में हम तो 1990 के दौर से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन 2005 के बाद जो कुछ हमने देखा है, शायद इस 20 साल की अपनी सहाफत के इस पूरे सफर में ये पहला एक ऐसा इलेक्शन था जिस इलेक्शन में मैंने देखा कि नौजवानों ने बाहर निकलकर डांस किया, बाहर निकलकर नाचा, खुशी मनाई इस बात की कि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक अपना वोट देकर एक हुकूमत चुनी है। और उसके बाद आपने वो खुशी भी देखी। और उसके बाद ट्विटर स्पेसेस पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपने उन्हें जबरदस्त तरीके से, अभी भी नौजवान जबरदस्त तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनके एजेंडे को, उनके प्रोग्राम को जबरदस्त तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना सोशल मीडिया सेल भी इसमें जबरदस्त मेहनत कर रहा है। अब ये सारी चीजें, उसके बाद मैंने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई से वाकफियत होना शुरू हो जाएगी, समझ आना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास तो बहुत कम ताकतें हैं। इन ताकतों से तो हम वो भला जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं कर सकते जिस भले की तवक्का में उन लोगों ने हमें वोट दिया है। तो जब सच्चाई से आहिस्ता आहिस्ता रूबरू होना शुरू हो जाएंगे, तो वो जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने साल 2014 में कहा था कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस है, ये अलायंस जम्मू और कश्मीर दोनों इन रीजन्स को आपस में एक साथ रखने के लिए और इस रियासत की भलाई के लिए अलायंस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो उन्होंने उस समय बात कही थी वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों की समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले यूफोरिया स्टेज होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूफोरिया खत्म होता है, फिर आप आते हैं उस स्टेज में जहां पर आप काम करना शुरू करते हैं। और काम शुरू करते ही जब आपको हर दूसरे पल पर यह महसूस होता है कि काश ये ताकत हमारे पास होती तो हम यूं कर लेते, तो फिर उसके बाद आप उस स्टेज पर आते हैं जहां आप ये सोचना शुरू करते हैं कि हम जज्बात से काम लें या हम रैशनल होकर सोचना शुरू करें कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर के मुकद्दर को तब्दील कर सकते हैं। अब मामला इस वक्त बिल्कुल साफ और सरल सा है। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तवक्का यह है कि मरकज की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट को ध्यान में रखते हुए स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दे देगी। और जो कॉलमनिस्ट हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि ना अभी भी जम्मू कश्मीर में हालात इतने साजगार नहीं हुए कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दें और उसके बाद यह तवक्का रखें कि वहां पर वो माहौल दोबारा पैदा नहीं होगा जिस माहौल से आपने जम्मू कश्मीर को साल 2019 के बाद बाहर निकाला है। अब जाहिर सी बात है, जब स्ट्रैटेजिस्ट ये वाली बात कर रहे हैं, जब स्ट्रैटेजिस्ट का फोकस इन तमाम बातों के ऊपर है, इसका मतलब यह है कि नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर
वो जो सीरियसनेस और वो जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो तो जरूर है, मगर वो फौरी तौर पर स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे इसके चांसेस बड़े ब्लीक नजर आ रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक साल में ये भी तय हो जाएगा कि क्या उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली का कॉन्फिडेंस जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में हुकूमत होकर स्टेटहुड को रिस्टोर करवा पाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो ये भी जबरदस्त परेशानी होगी उनके लिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी कटरा जाते हैं, वहां पर जो रोपवे लगना है उसको लेकर लोगों के अंदर कुछ खदशात हैं और वो लोग सड़क के ऊपर बैठकर धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी जाकर उनको डिप्टी सीएम समझाते हैं और वहां जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का ये कहे कि जो लोग आपके साथ ज्यादती करते हैं उनका भी भला नहीं होगा, तो इससे आपको ये समझ आ जाता है कि वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास वो ताकत नहीं जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री के तौर पर ताकत हमारे पास होनी चाहिए थी। हम कटरा को लेकर जो फैसला हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लेना चाहें हम लेते और इस मसले का निपटारा करते। तो इसलिए मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप सच्चाई से वाकिफ होना शुरू होते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी ताकतें बड़ी महदूद हैं, आपको पता चलता है कि आप लोगों का जमीन पर भला नहीं कर पाएंगे, आपको पता चलता है कि रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन आसान मामला नहीं है, और आपको यह भी पता चलता है कि आपकी पार्टी के अंदर आप अगर कोई भी नया सियासी कदम उठाने की कोशिश करते हैं, उस पार्टी के अंदर मुखालिफ बैठे हुए हैं जो आपको ऐसा करने नहीं देंगे, तो साल 2025 उमर अब्दुल्ला के लिए जबरदस्त मुश्किलों भरा साल होगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है जो हुकूमत के बनते ही नजर आनी शुरू हुई है कि उमर अब्दुल्ला के रुख में, उमर अब्दुल्ला की तबीयत में और उमर अब्दुल्ला के काम करने के तरीके में मुकम्मल तब्दीली है। ये वो साल 2009 से 14 वाले उमर अब्दुल्ला नहीं है, थोड़ा मुख्तलिफ है। ये कोशिश करते हैं कि बिल्कुल निचले स्तर तक जाकर मालूम करने की कोशिश करें कि परेशानी कहां पर है। एक मां अपनी बच्ची के लिए जिसे कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, वो मां अपनी बच्ची के लिए परेशान थी, उसको सर छुपाने की जगह नहीं थी। यकीन मानिएगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री होते हुए आउट ऑफ द वे जाकर उस बच्ची के सर छुपाने की जगह का फौरन बंदोबस्त किया। कई और जगहों पर उनके नोटिस में कोई बात अगर आई तो फौरन उस मामले में उन्होंने एक्शन किया। यही चीज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मामले में भी कही जा सकती है। 2-3 बड़े संगीन मामले जब उनके जेर गौर आए, उन्होंने फौरन उस मामले में कार्रवाई की और इंश्योर किया कि वो गरीब आदमी, वो कमजोर आदमी, उसको तकलीफ न पहुंचे, उसको परेशानी न हो। तो इसका मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए। मगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, तवक्कात लोगों की उनसे वाबस्ता है और वो जानते हैं कि उनके लिए काम बहुत मुश्किल है। साल 2025 पीडीपी के रिवाइवल का साल हो सकता है। साल 2025 में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वादी में मुश्किलात का अंबार खड़ा कर सकती है, ये मैं बिल्कुल देख रहा हूं। मैंने आपको कहा कि जो वादे किए गए हैं वो वादे यूनियन टेरिटरी में की सरकार के लिए उनको पूरा करना मुमकिन नहीं कर सकते। तो अगर वो वादे पूरे नहीं कर सकते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सरकार के तौर पर जब फेल होंगे तो सरकार के तौर पर पास जो है कौन होगा? विपक्ष। और बीजेपी का यह है कि वो ना तो विपक्ष में है ना सरकार में। विपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं रहे और सरकार में वो है नहीं। इसीलिए बहुत सारे मुद्दों पर आप उनकी चुप्पी, हम चुप हैं, हम खामोश, हम इस मामले में बात ही नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि साल 2025 में क्या उमर अब्दुल्ला उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जिस रास्ते पर अभी तक चल रहे हैं और जिसका नतीजा 2.5 महीने में यह निकला है कि आप ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स को फाइनलाइज नहीं करा पाए, आप एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं कर पाए, आप अपनी मर्जी का थानेदार नहीं लगा पा रहे हैं, आप अपनी मर्जी का एसएसपी नहीं लगा पा रहे हैं, आप अपनी मर्जी का अपने जिले में डीसी नहीं लगवा पा रहे हैं। ये सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं। आप इन दिक्कतों से पार पाना चाहते हैं और ये आपके मंत्रियों के और आपके लीडरों के लबो लहजे से भी महसूस होता है। लेकिन नहीं,
आपके पास रास्ता नहीं है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने आपका रास्ता रोक रखा है। और इतना ही नहीं, बल्कि हालात तो यहां तक पहुंचे कि आप 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी को लेकर आपने कहा कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है कि वो इस साल के कैलेंडर में इन छुट्टियों को भी शामिल करें, लेकिन नहीं शामिल हुई छुट्टियां। तो इसका मतलब ये कि लोग समझना शुरू हो गए हैं कि बिल्कुल मामूली मामूली चीजें, जिन्हें कल तक आप अपने दफ्तर में बैठकर एक कागज पर 2 लाइन लिखकर जो हुक्मनामा आप सादिर करते थे और वो कानून बन जाता था, अब वो छोटे छोटे काम भी आपके लिए मुश्किल हो गए। एमएलए सीडीएफ ढूंढ रहे हैं, ताकत आपके पास है, लेकिन रास्ता आपको मालूम नहीं, रास्ता कहां से जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार तो मिल चुकी है, लेकिन साल 2025 उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किलों वाला, परेशानियों वाला, तकलीफों वाला साल हो सकता है। और यही साल तय करेगा कि जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा कर पाएगी या नहीं। और अगर ऐसा लगने लगा कि वादों को पूरा करना इस हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जो इस वक्त खदशात लोगों के जहनों में आ गए हैं कि कहीं पार्टी 2 हिस्सों में न बढ़ जाए, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होगा। यानी जो साल 2024 तक नहीं हुआ, कहीं साल 2025 में हुकूमत बनने के बाद तो नहीं होगा, देखना ही होगा। लेकिन हम उम्मीद और तवक्का ये करेंगे कि अल्लाह करे ये साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिन्होंने मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें और इस दौर में जो बंटवारा देखने को मिल रहा है, अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से बाहर निकाले। ये साल मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए राहत का साल बने। अल्लाह भगवान वाहिगुरु, जिसमें भी आपका यकीन है, विश्वास है, हम सब के लिए इस नए साल को मोहब्बतों वाला, इस साल को मेहनतों वाला और इस साल को जम्मू कश्मीर की तरक्की वाला साल बना दे। हम इसी चीज़ की तवक्का कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि साल बहुत मुश्किल होने जा रहा है, साल बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और इस साल में बहुत बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियां भी जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेंगी। कुछ तब्दीलियां दिल्ली वाले करेंगे और कुछ तब्दीलियां जम्मू कश्मीर के लोग खुद करेंगे।